तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ इसको हमने डिस्कस किया था। अब अगर ये देखना है कि किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हुआ है, तो उसको नापा कैसे जाएगा, उसको मेजर कैसे किया जाएगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, उसे मापने के लिए कुछ चीज़ें हैं और इसी को हम समझेंगे की इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ये मुख्य संकेतक क्या है, कैसे पता लगेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है यानी आर्थिक विकास हुआ है। तो इसमें पहला साधन है हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। ये जो मानव विकास रिपोर्ट है, किसी देश की, किसी समूह की या फिर किसी सरकार की उस जगह पर किए गए डेवलपमेंटल कामों का जो हम इम्पैक्ट देखेंगे, असर देखेंगे, प्रभाव देखेंगे, वो हम इसके द्वारा समझ सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये एक एनुअल रिपोर्ट होती है यानी हर साल निकलती है और इसे निकालने का काम करता है यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसे हम यूएनडीपी कहते हैं। यूएनडीपी के द्वारा हर साल एक रिपोर्ट निकाली जाती है। इस रिपोर्ट को शुरू करने की स्टार्टिंग जो है 1990 से होती है, 1990 से। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो रिपोर्ट है, ये HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से आती है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये कंसेप्ट किसने दिया था? मानव विकास। ये जो एक अवधारणा है, ये एक कंसेप्ट है, ये दिया किसने था? सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है इसकी? तो ये जो कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, मानव विकास का, इस कंसेप्ट को, इस अवधारणा को पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक, ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट को सजेस्ट किया था और फिर इसको इन्होंने डेवलप्ड किया और इसमें इन्होंने क्या बताया था कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास क्या है। तो इसमें क्या कहा था? इंक्रीजेज पीपुल्स चॉइस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ, यानी लोगों के पास चुनने के विकल्प बढ़ते हैं, चयन करने के विकल्प बढ़ते हैं और साथ में जो लाइफ होती है, जीवन होता है, उसमें सुधार होता है। अगर ये चीज़ें हैं तो उसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहेंगे। ऐसे पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक के ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन के अंदर दिया गया। इसमें जो है क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट की जाएंगी जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कर रहे होंगे, माप रहे होंगे, तो किन चीज़ों को जो है वहाँ पर फोकस में रखा जाएगा? जैसे हेल्थ, ये जो स्वास्थ्य है ये अच्छा होना चाहिए। अगर किसी भी देश की, किसी भी सरकार ने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया तो हेल्थ एक बड़ा कंसर्न वहाँ पर रहता है, तो स्वास्थ्य का विषय होगा। साथ में कैन डेवलप देयर विजडम एंड इंटेलिजेंस, यानी लोगों को अपना बुद्धिमत्ता, अपनी स्वतंत्रता बढ़ाने का अवसर भी ऐसे डेवलप्ड सिस्टम के अंदर जो है हासिल होता है। साथ में जो है पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी, सामाजिक चीज़ों में वहाँ के लोग भागीदारी करते हैं। जैसे डेवलपमेंट सिर्फ पैसे का नहीं होता है, डेवलपमेंट सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों का नहीं होता है, डेवलपमेंट विचारों का भी होता है, सोच का भी होता है, अवसर का भी होता है।
और अगर व्यक्ति को, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पीच नहीं मिलती है, बोलने का अधिकार नहीं मिलता है, बातों को रखने का अधिकार नहीं मिलता है, डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो वो व्यक्ति कभी भी अपने आप को डेवलप्ड नहीं समझेगा। इसलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने इन तमाम चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को दिया है। और उसमें जो है आर्टिकल 19 वाला हिस्सा है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये जो बोलने का अधिकार मिलता है हमें, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलता है, ये भी एक तरह का विकास है और डेवलपमेंट है। और व्यक्ति का संपूर्ण विकास के साथ में इस चीज़ का होना भी ज़रूरी है। तो हम किसी भी सिस्टम के डेवलप्ड होने के लिए ये चीज़ भी आवश्यक मानेंगे कि वहाँ पर इस तरह का अवसर भी हो, और फ्री टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव्स, और जो भी उनके उद्देश्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए स्वतंत्र है। इन चीज़ों को लेकर के हम किसी जगह के डेवलपमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि विश्व में डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशंस और अंडर डेवलप्ड नेशंस है। तो जो डेवलप्ड नेशंस है वहाँ पर हर तरह का लोगों के पास फ्रीडम है। जैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट, आइडियोलिस्टिक डेवलपमेंट सभी तरह का है। यानी वहाँ पर वो अपने विचारों को रख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में जा सकते हैं, किसी भी कार्य को कर सकते हैं, सभी कुछ है उनके पास। परंतु अगर हम एक अंडर डेवलप्ड नेशन देखेंगे, इन देशों में जो है पैसा तो है, मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट तो है, परंतु बाकी चीज़ें नहीं है। तो फिर हम इन देशों को डेवलप्ड नेशन नहीं बोलते हैं। जैसे आप गल्फ नेशंस देखते हैं, पैसा बहुत है, बहुत विकास है, बहुत जो है असेट्स है उनके पास, परंतु हम उन्हें कभी भी डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। इसका मतलब कुछ और चीज़ों का होना जरूरी होता है डेवलप्ड के लिए, और इसीलिए वो डेवलप्ड नेशन की कैटेगरियों में नहीं आते। हम यूरोप के देशों को बोलते हैं कि ये डेवलप्ड नेशंस है, जबकि पैसे के मामले में कई सारे दूसरे देश बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, परंतु वो डेवलप्ड नेशन की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते। तो ये जो है एक तरीका है डेवलपमेंट को मापने का, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो 1990 से निकल रही है, और ये HDI करके जो है जारी होती है। तो एक तो जो है हमारे पास नापने का ये तरीका हुआ। इस तरह से जो आप जैसे देखते हैं कि एक इन्फेंसी, एक बच्चा जो है भ्रूण में होता है, फिर जब वो पैदा होता है, इसके बाद वो वयस्क होता है, फिर वयस्क स्थिति में आता है, फिर जो है पेरेंटहुड में आता है। तो ये जो फेज हैं, इन हर फेज में व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। जैसे जब वो बच्चा है तो उसे एक अच्छा खाना, अच्छा माहौल, अच्छी परवरिश, अच्छी हेल्थ, सब कुछ चाहिए। बट जैसे वो जो है एडल्ट एज में आएगा तो फिर उसे विचारों की अभिव्यक्ति चाहिए, उसे थॉट्स चाहिए, उसे अच्छे ओपिनियन चाहिए, अपने बात रखने का, अपने को आगे बढ़ाने का, अपने को प्रूव करने का, अपने को जस्टिफाई करने का। जैसे जो है जेंडर इशूज होते हैं कि कहीं पर जेंडर के कारण जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी लड़के को ज़्यादा अवसर मिलेगा, लड़की को कम अवसर मिलेगा, तो वो भी एक डेवलप्ड सिस्टम नहीं है, वहाँ पर भी दिक्कतें हैं। भारत भी अभी डेवलप्ड नेशन में नहीं आता है, या फिर वो चीज़ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी आवश्यकताएं, उसकी स्वतंत्रताएं, उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती जाती हैं। और अगर वो हर फेज में अपनी उन तमाम चीज़ों को पूरा कर सक रहा है जिससे वो बेहतर बने, अच्छा बने, तो निश्चित रूप से वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। और इसके लिए सरकारें लगातार प्रयास करती हैं, अवसर देती हैं, कानून आते हैं, या फिर न्यायालय जो है इन चीज़ों को रोकते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं जब कभी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अकॉर्डिंग हमारी सरकारों को रूल, रेगुलेशंस, प्लानिंग सभी कुछ करनी होती हैं। और अगर कहीं पर भी
सरकार की कोई ऐसी योजना, स्कीम, कानून जो बाधा पैदा कर रही है किसी के डेवलपमेंट में, तो न्यायालय उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि दिस इज द वायलेशंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये इस तरह का है। ये जो डेवलपमेंट है, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को पार्ट्स में लेंगे कि क्या चीज़ें हमें एग्जैक्ट नापनी होती हैं इसके अंदर कि हाँ यहाँ पर विकास हुआ है, तो इसके 3 मेजर पैरामीटर्स होते हैं। जैसे इसमें एजुकेशन को देखा जाता है, या फिर जो है पर कैपिटा इनकम जीडीपी को देखा जाता है, स्वास्थ्य को देखा जाता है। इन चीज़ों को कैलकुलेट करके जैसे किन जगहों पर बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, एनरोलमेंट का अप्रोच, वो सारी चीज़ें कैसे कैसे चल रही हैं कहीं पर। या फिर इसी प्रकार से जो है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति जो आय है वो कैसी कैसी कहाँ पर कैसी है, बढ़ रही है, घट रही है। ये साथ में जो है इनइक्वलिटीज तो नहीं है, असमानता तो नहीं है कि किसी को इनकम तो बढ़ रही है पर कैपिटा, परंतु उसमें जो है खाइयाँ भी बढ़ रही हैं, गैप बढ़ रहे हैं अमीर और गरीबों के बीच में। इन तमाम चीज़ों को यहाँ बड़ा आपको सामान्य रूप से देखना है कि किसी भी देश का HDI प्रिपेयर करने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रिपेयर करने के लिए इन फैक्टरों को काउंट किया जाता है। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको अगर हम ओवरऑल देखें, जैसे इनिशियली जो कंसेप्ट दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट का वो तो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने दिया था, परंतु जो प्रिपेयर्ड हुआ है उसके बाद और जिस पर जो है आज जो है एक लिस्ट निकलती है हर साल, और इस लिस्ट को निकालने का उद्देश्य ये होता है कि देशों के बीच में कंपैरिजन किया जाए। आजकल तो इंडिविजुअल जैसे एक तो पूरे वर्ल्ड का निकलता है, इसके अलावा भारत के राज्यों का भी निकलता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कौन से राज्य की विकास की स्थिति क्या है। तो इससे क्या होता है, एक बेहतर राज्य का उदाहरण, एक बेहतर देश का उदाहरण दूसरा देश या दूसरा राज्य अपनाता है ताकि वो अपनी चीज़ों को सुधार सके। जैसे विश्व में जो है फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, ये ऐसे देश हैं जो टॉप में रहते हैं। तो विश्व के देश अपने यहाँ पर कोई भी सिस्टम बेहतर करने के लिए इन देशों का विजिट करते हैं। जैसे उत्तराखंड में एजुकेशन को अच्छा करने के लिए उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं वो फिनलैंड जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ताकि उसे हम भारत में अप्लाई कर सकें या उत्तराखंड में अप्लाई कर सकें और उसका फ़ायदा ले सकें। तो इससे ये बेनिफिट भी होता है कि कौन सा सिस्टम बेहतर है, क्योंकि वो प्रूव्ड है, जस्टिफाइड है, तो उस चीज़ को लेकर हम अच्छा हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये जो कंसेप्ट दिया था इनिशियली, ये महबूब उल हक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, उसके अलावा UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, इन्होंने मिलकर काम किया है। इसके अलावा कुछ और इकोनॉमिस्ट है, AK सेन और सेंगर हैंस, ये 4 हैं जिनके हिसाब से पूरा प्रिपेयर्ड होता है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसको मेन प्रिपेयर करने वाली बॉडी हम देखते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और किस बेस पे ये रिपोर्ट बनाता है कि जो है मानव विकास की स्थिति क्या है। तो जैसे हमने कहा इसमें हेल्थ, स्वास्थ्य को देखा जाता है, शिक्षा को देखा जा सकता है, और इनकम लेवल, आय का स्तर जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन रहेगा कि किन चीज़ों को कैलकुलेट करके मानव विकास सूचकांक को तैयार किया जाता है UNDP के द्वारा। यहाँ पर जो है जो नंबर है जिसके बेसिस पर ये बताते हैं कि कहाँ पर कौन सा देश किस स्थिति में है, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है HDI की, अधिकतम मान है वो 1 है और मिनिमम है इसमें 0। तो इसमें 0 और 1 के बीच में जो है पूरा स्केलिंग होता है। और इसमें यह बताया जाता है कि अगर किसी की भी स्केलिंग 0.8 या उससे ऊपर है तो इसका मतलब है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ट है, यानी सबसे बढ़िया है। तो इसमें 2-3 पैरामीटर दे रखे हैं
कि वर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहेंगे, मीडियम किसे कहेंगे और बेस्ट किसे कहेंगे। तो ये स्केलिंग इन दो नंबरों के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में। और इसको जब जो है कैलकुलेट करते हैं तो ये तीन चीजें यहां पर और ध्यान रखी जाती हैं। क्या? नंबर एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जीवन प्रत्याशा। इसका मतलब किस देश में लोगों के जो जीवित रहने की उम्र है अधिकतम या एवरेज कितना है। जैसे हम कहते हैं कि जापान का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो करीब करीब 80 साल है। भारत के लोगों की एवरेज लाइफ 65 साल है। बट अगर 1901 की बात करेंगे तो सिर्फ 23 साल थी एवरेज लाइफ। अब बढ़ रही है। इसका मतलब हमारी हेल्थ फैसिलिटी बढ़ रही है, हमारा खाना अच्छा हो रहा है, हमारी बाकी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तभी तो एवरेज लाइफ बढ़ती है। नहीं तो मल न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन तमाम चीज़ों के कारण डेथ ज़्यादा हो जाती हैं या आदमी समय से पहले मर जाता है। तो हमारी एवरेज लाइफ बढ़ रही है पहले की तुलना में। उसके अलावा एजुकेशन इंडेक्स, शिक्षा की स्थिति क्या है, यानी कितने लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, कितने लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन हासिल किया है, कितने लोगों ने एनरोलमेंट किया है, कितने लोगों ने बीच में छोड़ दिया है वो। इसीलिए भारत में राइट टू एजुकेशन आया है, और राइट टू एजुकेशन 2010 से जो है एक फंडामेंटल राइट है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रत्येक बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन यानी 8वीं तक की शिक्षा, 12वीं तक की शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है आज की डेट में, फ्री ऑफ कॉस्ट। और उद्देश्य क्या है कि अधिकतर जो है पढ़ सकें, अधिकतर। किसी साथ में जो है सपोर्ट करने के लिए मिड डे मील चलता है, साथ में सपोर्ट करने के लिए स्टेशनरी मिलती है, ये मिलता है वो मिलता है, तमाम चीज़ें इसका उद्देश्य है। और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर कैसा है वहाँ पर। जीवन स्तर का मतलब है जो व्यक्ति रह रहे हैं, कैसे घर में रहते हैं, कैसे माहौल में रहते हैं, कैसा खाना खाते हैं, ये तमाम एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है हमारा। जैसे कई लोग जो है बहुत खराब स्थिति में रहते हैं, साफ पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, शौच नहीं है, खुले में शौच करना पड़ता है ये। इसलिए भारत में जो है भारत सरकार को इसके लिए जो है एक पूरा प्रोग्राम चलाना पड़ा, और पूरे भारत में शौचालय बने हैं। वो एक बड़ा अचीवमेंट है, और इसकी प्रशंसा जो है यूनाइटेड नेशन ने भी की है कि भारत का ये जो बड़ा प्रोग्राम चला था, इज्जत घर बनते हैं, यानी शहरी हम कहते हैं कि जो शौचालय उनको इज्जत घर भी बोला जाता है। तो ये एक अपने आप में एक ह्यूमन लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने का एक तरीका है। तो इनको काउंट करके इन चीज़ों ये जो नंबरिंग होती है 0 to 1 के बीच में ये दी जाती है, और तब पता लगता है कि विश्व में कौन सा देश अच्छी स्थिति में है और कौन सा देश अभी भी खराब स्थिति में है। तो यहाँ पर जो है ये लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये जो है एट बर्थ ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये एक तो पहला पार्ट ये है। दूसरा इसमें जो है शिक्षा, नॉलेज वाला पार्ट जैसे है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने बच्चों ने कितने साल स्कूलों में लगाए हैं। अब क्या पड़ता है, जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो ये पता नहीं लग पाता है कि घर में रह के क्या फ़र्क पड़ेगा, स्कूल में रह के क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे हम ये कहते हैं कि बड़े होके बुद्धिमान बने, समझदार बने, योग्य बने, क्षमतावान बने, या फिर अच्छे निर्णय लेने वाला बने, साहसी बने, ये तमाम जो गुण होते हैं, इन गुणों के विकास में एक माहौल की ज़रूरत होती है, और वो माहौल निश्चित रूप से स्कूलों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो जिस भी बच्चे का अधिकतर समय एक स्कूल के अंदर गुजरेगा, उसके अंदर अच्छे गुण आएंगे, अच्छे संस्कार आएंगे, उसके अंदर पेशेंस आएगा, उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट आएगी, उसके अंदर सोशल एलिमेंट्स आएंगे। बट जो नहीं है ऐसे माहौल में, वो जो है किसी ऐसे दूसरे तरह के माहौल में होगा, गाली गलौज जहाँ चल रहा है, जहाँ पर जो है गड़बड़ हो रही है, जहाँ पर कुछ और हो रहा है, तो वही तो करेक्टर बैठेगा उसके अंदर, और बाद में उसी तरह का पर्सन बनेगा। तो वो समाज के लिए अनुपयोगी है, खुद के लिए भी अनुपयोगी है। इसलिए स्कूलिंग हार जिसने जितना ज़्यादा, इसीलिए पढ़ाई का एक महत्व है डेवलपमेंट के पार्ट में। और इसके अलावा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये जो है
GNI पर कैपिटा इनकम, ये PPP परचेजिंग पावर पैरिटी हमने पीछे समझाया था आपको। ये चीजों को निकाल करके हम ह्यूमन डेवलपमेंट को नाप सकते हैं। तो HDI को बनाने के ये तरीके हैं। अब इसमें जो है कुछ पैटर्न है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, इसको कैसे लिया जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स ये ले लिया, दूसरा एजुकेशन ये ले लिया, तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीनों को जोड़ दिया और इसको डिवाइड कर दिया 1/3 से, और तब निकलता है इसमें HDI। यहां पर जब आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के स्तरों का, हेल्थ कैसी है, ये कैलकुलेट होता है। जब हम जो है एजुकेशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं एडल्ट लिटरेसी कितनी है, प्राइमरी लिटरेसी, सेकेंडरी लिटरेसी, टर्सरी लिटरेसी लेवल, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, इन तमाम चीज़ों को काउंट किया जाता है और तब निकाला जाएगा एजुकेशन इंडेक्स। और तीसरा हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें इनकम कितनी है आदमी की, पर कैपिटा इनकम, और साथ में उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, खरीदारी की कितनी क्षमता है। इसको कैलकुलेट, इनको निकालने के बाद निकलेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीनों चीजों को कैलकुलेट करने के बाद तब बनेगा HDI। और जैसे मैंने कहा कि इसमें 3 पैरामीटर बनाए जाते हैं। पहला में तो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट है जहां पर। दूसरा आता है इसमें मीडियम, तीसरा आता है इसमें लो, 3। तो इसका पैटर्न, इसका कैलकुलेशन कैसी है? अगर 0.700 से लेकर के 0.79 यानी लगभग 8, अगर ये जो है HDI है किसी देश का, तो इसका मतलब है कि वो जो है बहुत अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट है उस देश के अंदर। ये खासकर जो है फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, ये स्वीडन हो गया, ये देश आते हैं इसके अंदर ज़्यादातर। दूसरा इसमें मीडियम 0.550 से लेकर के 0.699 के बीच में, तो ये मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले देश होते हैं। और सबसे नीचे बॉटम पे होते हैं लो, जो है 0.352 से लेकर के 0.549 के बीच होते हैं। तो पूरी दुनिया के देशों को उनके 3 पॉइंटों के बेसिस पर इन 3 कैटेगरियों के अंदर डिवाइड किया जाता है, और ये फिर दुनिया के सभी देशों के लिए एक पैरामीटर होता है कि डेवलपमेंट उनके यहाँ पर और कैसा होना चाहिए। तो जैसे आप देखते हैं कि भारत में हमारी सरकार है, हमारे न्यायालय हैं, वो कई सारी चीज़ों को बड़ा एम्फेसाइज करते हैं कि लोगों को बोलने का अवसर दो, उनकी बात को दबाओ मत, उनको फ्रीडम दो। उनका ये जो चीज़ें हैं निश्चित रूप से ये कंप्लीट डेवलपमेंट के साधन है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। कंप्लीट डेवलपमेंट जो, जैसे हमने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ में रिक्वायरमेंट अलग अलग हो जाती हैं। बच्चे को हर हाल में एक चॉकलेट चाहिए जब छोटा है उम्र में, बट जब वो एक बड़ा हो जाता है तो उसे चॉकलेट 1000 भी दे दो तब भी जो है कुछ खास बात नहीं है। परंतु अगर उसे बोलने से रोका गया है, जो उसके अंदर विचार है, जो उसके अंदर भावना है, तो उसे ज़्यादा ठेस पहुंचेगी। तो इसका मतलब है अब रिक्वायरमेंट बदल गई है, तो और एक और बड़ी एज में जाएगा तो वहाँ चीज़ें और बदल जाएंगी। तो इस तरह से जो है HDI को यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये 3 पार्ट हो गए हैं, हाई लेवल, मीडियम लेवल एंड लो लेवल। तो ये भी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को निकालते हैं। अब इसके साथ साथ में कुछ और सारे इंडेक्स हैं इसके अंदर। इन और इंडेक्सों को भी इसी के साथ जो है हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे जो है एक आता है इसमें इन इक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। असमानता, इनइक्वालिटीज, इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट में असमानता नहीं होनी चाहिए। असमानता का मतलब होता है
कि समान नहीं है। जैसे हम जेंडर की बात करते हैं, जेंडर यानी लिंग आधारित अगर भेदभाव हो रहा है तो वहां पर वो ठीक डेवलपमेंट नहीं है। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, परंतु उसके बीच में भी इनइक्वलिटीज है, इसका मतलब कुछ लोग तो बहुत पैसा कमा रहे हैं और कुछ बिल्कुल कम कमा रहे हैं। जैसे हम क्या सुनते हैं, भारत जैसे देश में बिलियनर्स, नंबर ऑफ द बिलियनर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, अरबपति बहुत बन रहे हैं, परंतु गरीबी बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट ठीक नहीं है। अगर आप यूरोप, आप बहुत कम सुनते हो कि यूरोप के इतने लोग बिलियनर बन गए, कम। क्या कारण है? वहां का समाज एक जैसा चल रहा है और इनकम बढ़ रही है, बट सबकी बढ़ रही है। कुछ देशों में ऐसा हो रहा है कि इनकम तो बढ़ रही है पर कुछ लोगों की बहुत बढ़ रही है, कुछ की नहीं बढ़ रही है। तो ये गैप होना नहीं चाहिए। तो यहां पर जो है इनइक्वलिटीज एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है, ये जो कंसेप्ट आया था ये 2010 से जोड़ा गया HDI के साथ। 2010 से इस वाले हिस्से को लाए गए। रिपोर्ट सेड दैट, क्या कहती है, इनइक्वलिटीज हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये रिपोर्ट ये कहती है कि अगर असमानता है तो उससे जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब इनइक्वलिटीज नहीं होनी चाहिए, इनकम बढ़े तो सबकी बढ़े, गैप नहीं आना चाहिए। और ये जो इनइक्वलिटीज है इसको हम नापते कैसे हैं, किससे कैलकुलेट करेंगे इसे कि ये असमानता है? ये नापते हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग बहुत छोटी उम्र में ही मर गए हैं, कुछ लोग पूरे 90 में मर रहे हैं। इसका मतलब ये एवरेज लाइफ में गड़बड़ी क्यों हो रही है? एक जैसा होना चाहिए। और एक जैसा इसलिए नहीं हो रहा है कि जिन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है, अच्छा खाना मिल रहा है, हेल्दी खाना मिल रहा है, हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो तो ठीक ठाक उम्र तक जो है जी रहे हैं। परंतु जिनको जो है बचपन से जो अच्छा खाना नहीं मिलता है, स्वास्थ्य नहीं मिलता है, सुविधाएं नहीं मिलती हैं, गंदी जगहों पर रहते हैं, उनका जीवन उतना रिस्की होता है और वो बहुत जल्दी मर जाएंगे। तो इससे नाप सकते हैं टाइम स्पेंड इन स्कूल, क्योंकि हम डेवलपमेंट की बात करें, इनइक्वलिटीज की बात करें, किसी को पूरी पढ़ाई का अवसर मिल रहा है और कोई बहुत छोटी उम्र में ड्रॉप कर रहा है, उसको प्राइमरी में छोड़ दिया या रजिस्ट्रेशन में छोड़ दिया, ये भी। और तीसरा है जो अन्य प्रकार की असमानताएं होंगी, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके आधार पर क्या होगा, जब हम एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट निकालेंगे तो तब फिर हम इन्हीं चीजों पर आ जाएंगे, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। इस तरह से जो है असमानता विकास में एक बाधा है, चाहे वो घर के अंदर हो, जैसे घर में बच्चे हैं किसी भी फैमिली के और एक लड़का एक लड़की और दोनों को बराबर का अवसर नहीं मिला, फ्रीडम नहीं मिला, सुविधाएं नहीं मिली, तो घर के अंदर जो है इनइक्वलिटीज आनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में सबको एक बराबर का अवसर आना चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। और इसी को दूर करने के लिए जो है कई सारी चीज़ें सरकारें करती हैं। भारत में इसको बढ़ाने के लिए जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तक भी शुरू करनी पड़ी, या फिर जो है इसे विशेष रूप से कई सारी योजनाएं चलती हैं, जैसे उत्तराखंड में गौरा देवी कन्या धन योजना चलती है कि अगर बच्ची को, अगर बिटिया को 12वीं तक पढ़ा दिया तो सरकार पैसा देती है कि इसे और आगे बढ़ाइए। ये तमाम चीज़ें किस चीज़ को ठीक करने के लिए है? इनइक्वलिटीज, या फिर जो है जेंडर इनइक्वलिटीज है, लिंग असमानताएं जो होती हैं उसको भी दूर करने के लिए भी जो प्रयास है। तो ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा होती हैं। तो ये हो जाएगा इनइक्वलिटीज एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अलावा जैसे हमने कहा जेंडर एक बहुत बड़ा इशू है और किसी दूसरे देश में हो ना हो पर भारत में है। यहाँ पे लिंग आधारित असमानता बहुत ज़्यादा है और ये हमारा सोशल सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है, पहले से है। पहले की तुलना में तो काफ़ी सुधार हो चुका है, परंतु अभी भी और होना बाकी है, जैसे बाकी देशों में, विकसित देशों में। तो लिंग असमानता सूचकांक, इसको 2014 से जोड़ा गया, इसको भी लाया गया इसके साथ में। और इट शोज द इनइक्वलिटीज इन अचीवमेंट्स बिटवीन
वुमेन एंड मैन इन द 3 डायमेंशन। तो महिला और पुरुषों ने क्या क्या हासिल किया है, क्या क्या प्राप्त किया है, इसको 3 डायमेंशन में लेते हैं। पहला है इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य। दूसरा है एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। और तीसरा है लेबर मार्केट, बाजार, जो मजदूर का है, लेबर का है, वर्क का है, वो। इन 3 डायमेंशन के बेसिस पर जेंडर इनइक्वलिटीज को या लिंग असमानता को नापा जाता है। और ये जो पैटर्न है ये 2014 से इसके अंदर शामिल हुआ है। तो सेम 3 इंडाइसेस आर यूज टू फाइंड द जेंडर बेस्ड डेवलपमेंट। और अगर यहां पर तो हम असमानता नाप रहे हैं इन तीनों से, और अगर हमें लिंग आधारित विकास नापना है तो तब भी हम इन 3 डायमेंशन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हीं तीनों के द्वारा हम जो है ये जो है डेवलपमेंट को नाप सकते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं इसके बेसिस पर एचडीआई सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मैन एंड वुमेन। जैसे हमें ये देखना है कि पुरुष और महिलाओं का क्या बराबर विकास हुआ है लिंग आधार पर, तो फिर हमें ये चीजें नापनी होती हैं। सामाजिक रूप से पुरुष और महिला की स्थिति क्या है कहीं पर। जैसे आप देखते हैं कि कुछ जगहों पर महिलाओं पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ जगहों पर नहीं होते हैं, तो ये सामाजिक है। कुछ धर्मों में होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। दूसरा कल्चरल, सांस्कृतिक स्वरूप में क्या भूमिका है दोनों की, पुरुष और महिलाओं की। और तीसरा आर्थिक स्थिति क्या है पुरुष और महिलाओं की। तो इन तीनों चीजों को नाप करके विकास को भी देखा जा सकता है, डेवलपमेंट को भी देखा जा सकता है कि क्या डेवलपमेंट है। ये जो है लिंग जेंडर इनइक्वालिटीज इंडेक्स है, जिसको एचडीआई के अंदर जोड़ा गया है 2014 से। क्लियर है यहां तक? कोई क्वेश्चन, डाउट यहां तक किसी को, कंफ्यूजन? तो यह है जेंडर इनइक्वलिटीज इंडेक्स। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या लिया जाएगा? मैटरनल मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी एंड एडोलेंसेंट फर्टिलिटी, ये दोनों इसके अंदर आती हैं। दूसरा इसमें एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, इसमें पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, इसीलिए महिलाओं को क्या दिया जा रहा है? 33% आरक्षण की बात हो रही है। जो हमारे लोकल गवर्नेंस है, यानी स्थानीय सरकारें, पंचायत और नगर पालिका, वहाँ पहले से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, यानी हम अपर हाउस में भी जो है 1/3 रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वुमेन रिप्रेजेंटेशन ये। और एजुकेशनल अटेनमेंट, शैक्षिक रूप से क्या है, इनसे हम सशक्तिकरण को नाप सकते हैं। और तीसरा है लेबर मार्केट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी जो अलग अलग जगह पर जो है भूमिका है वो क्या है। जैसे आप देखते हैं कि रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को आदेश दिया, सेना को आदेश दिया कि महिलाओं को भी सेना की समस्त प्रकार की ब्रांचों में लिया जाए। पहले मेडिकल ब्रांच में तो आती थी, अब जो है लड़कियां एनडीए में भी जा सकती हैं, सीडीएस में भी जा सकती हैं, सारी परीक्षाएं देकर हर पद पे जा सकती हैं। ये क्या है? ये एक तरह का लेबर का मतलब सिर्फ मजदूरी नहीं है, यानी जहां जहां पर पार्टिसिपेशन होना है पुरुष का या महिला का। तो लगभग अब बहुत कम जगह बची हैं जहां पर दोनों को अवसर नहीं है। और ये भी दिखाता है एक तरह का जेंडर डेवलपमेंट, ये जो है लिंग आधारित विकास को प्रदर्शित करता है। तो ये जो है इसके अंदर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है। एक आता है इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये क्या है? बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। तो ये जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है, इसको 2010 में एचडीआई के साथ ऐड किया गया। ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये क्या है? द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाज यूज, यानी ह्यूमन पॉवर्टी पहले से चल रहा है हमारा, 2010 से हमने इसमें मल्टी डायमेंशनल जोड़ा। तो पहले से ये जो चल रहा है इसको कहते हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव सूचकांक। ये 1997 से चल रहा है।
2010 से हमने बहुआयामी बना दिया इसे। और इसमें किन किन चीज़ों की पहचान होती है, निर्धनता को अगर हमें पहचानना है तो स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की स्थिति और जीवन जीने की स्थिति, इसके आधार पर जो है निर्धनता, गरीबी, इसको नापा जा सकता है। तो इट रिप्रेजेंट्स दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज इन विक्सन ऑफ ये मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये क्या है, इसमें एजुकेशन रिलेटेड टू पीपल डिप्राइव्ड, कहाँ कहाँ डिप्राइव्ड हुआ है इसमें, जैसे 5 years ऑफ स्कूलिंग, अगर कोई बच्चा 5 वर्ष तक भी स्कूल नहीं गया है तो हम कहेंगे कि उसको शिक्षा को क्या है, वंचित, शिक्षा से वंचित। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के साथ भी ये ले सकते हैं हम, और नॉट इनरोल्ड इन स्कूल, जो स्कूलों में पंजीकृत ही नहीं हुआ है, तो इनको हम क्या मान सकते हैं, डिप्राइव्ड यानी वंचित। ये जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को नापने के तरीके हैं। तो बहुआयामी निर्धनता यानी एक तो सिर्फ निर्धनता हो, एक हुआ उसे कई एंगलों पर देखा जाए, कई तरीकों से देखा जाए। जैसे पहले जैसे भारत में भी गरीबी नापने का क्या तरीका था, इसके लिए जो है भारत में तेंदुलकर फॉर्मूला और लक्कड़ फॉर्मूला से कुछ फॉर्मूले चलते हैं कि गरीब कौन है, कैसे बताएंगे कि गरीब आदमी कौन है। तो भारत में गरीब को डिफाइन करने की जो तरीकों में था वो ये था कि इसमें कैलोरी इनटेक भी बताया गया था। कैलोरी मतलब एक व्यक्ति अगर शहरों में 2100 कैलोरी खाना मिल रहा है उसे एक दिन के अंदर, वो गरीब नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी मिल रहा है तो वो भी गरीब नहीं है। इससे नीचे मिलेगा तो गरीब है। इसका मतलब अगर वो पेट भर रहा है तो गरीब नहीं है। उसके अलावा बीच में एक और फॉर्मूला आया था कि जो है अगर एक आदमी एक दिन में 29 रुपए शहरों में और 21 रुपए गाँव में कमा रहा है तो गरीब नहीं है। बट इसका वन डायमेंशन है, ये हम उसे मल्टी डायमेंशन में क्या करेंगे, हम स्वास्थ्य का भी कैलकुलेशन करेंगे, हम एजुकेशन का भी कैलकुलेशन करेंगे, हम लिविंग स्टैंडर्ड का भी कैलकुलेशन करेंगे। इन तमाम चीज़ों को जोड़ करके बताएंगे कि ये पॉवर्टी इंडेक्स है। तो ये 2010 से जो है स्टार्ट हुआ है, 1997 से ये चीज़ें पहले से ही जो है चल रही हैं। तो ये हो गया बहुआयामी यानी कई आधारों पर निर्धनता को निर्धारित करना। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब प्रिपेयर करेंगे तो ये भी जो है आज जुड़ता है उसके अंदर। तो इसका मतलब इसका दायरा और बड़ा हो रहा है और विस्तृत हो रहा है कि कैसे कैसे ये लेना है। तो ये है 3 डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। जब आप स्वास्थ्य को नापेंगे तो आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण युक्त भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। दूसरा चाइल्ड मॉर्टेलिटी यानी बाल मृत्यु दर क्या है, बच्चे मर तो नहीं रहे हैं ज़्यादा। ये इन दोनों से हेल्थ का पता लग जाएगा। एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूलों में कितना समय गुजारा है बच्चों ने, या फिर स्कूल अटेंडेंस कितना जो है वो अटेंड कर रहे हैं। और तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स। हम यानी भारत इस पार्ट को, इन पार्ट को तो और साधनों से भी, बट इन पार्ट में आप जैसे कुकिंग फ्यूल, अब कुकिंग फ्यूल में आप बताइए कि भारत सरकार ने इस वाले हिस्से को अच्छा करने के लिए क्या किया, उज्ज्वला योजना चलाई। 10 करोड़ गैस कनेक्शन, 10 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन फ्री में मिले, ये उसी का हिस्सा है। या फिर जैसे हम देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर, सरकार की एक और योजना है, हर घर जल हर घर नल, ये योजना चल रही है, प्रत्येक घर में कनेक्शन मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट ये। या फिर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। तो सरकारें इन चीज़ों को ऐसे योजनाओं के द्वारा क्या करती हैं, पूरा करती हैं। इन पूरे से निकलता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो जाएंगे हमारे यहाँ तक के इससे। अब इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये क्या है और इसके साथ में कुछ और भी पार्ट हैं
ये हम कल की क्लास में डिस्कस करें। किसी को यहाँ से कोई क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन है तो पूछिए। कुछ पूछना है किसी को? नहीं तो काम निकालिए।